ओके, सो बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। सो ये मेरा क्या है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। हमने तक क्या क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ पे हमने एसी सोर्स लगा दिया, दिस कैपेसिटेंस सी है, ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो व्हाट वी गॉट, आई इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाय 1 बाय ओमेगा सी cos omega t. It can be written as this. Right? So E naught by 1 by omega c sin omega t plus pi by 2. So अब दोनों का फेज सेम नहीं है। करंट का फेज जो मेरा E का था फेज उससे pi by 2 ज्यादा है। E मेरा ये था और कौन लीड कर रहा है? करंट। सो अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं अभी, सो फेजर डायग्राम पे अगर मेरा ये E है, मानते हैं कि ये मेरा E है, E नॉट इस फेज ओमेगा टी। सो I सेम लाइन पे होगा क्या? नहीं, I का फेज इससे पाई बाय 2 ज्यादा है। सो ये हमारा I, राइट? I का फेज पाई बाय 2 ज्यादा है, सो ये I होगा, एम्पलीट्यूड I नॉट होगा, जिसका एंगल है 90 डिग्री। एम आई क्लियर? सो अब एक चीज आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी। हम कंपेयर करते हैं I इक्वल टू ई बाई आर था, यहाँ पे ई बाई एक्स ही करेंगे तो हमको I मिल जाएगा। सो आ जाएगा I इक्वल टू ई बाई एक्सी और I नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सी। तो जहां पे R था वहां पे क्या आ गया? एक्सी है। एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्सी क्या है? कैपेसिटिव reactance, that is 1 by 1 omega c, it is equal to 1 by omega c. So this Xc is omega dependent, means frequency पे डिपेंड करेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो या ओमेगा बढ़ाते हो तो Xc डिक्रीज कर जाएगा। Am I clear? So ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो अगर ग्राफ में दिखाते हैं E और I को तो कैसा होगा? मेरा E है E नॉट साइन ओमेगा टी और I है I नॉट कॉस ओमेगा टी। सो E नॉट साइन ओमेगा टी, यह है मेरा E और ये है E नॉट। ओके, अब मान लीजिए I नॉट, तो ये कॉस का ग्राफ है, राइट? सो ये सब कुछ होगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम होगा उसमें ये 0 ये आप लोग अच्छे से बना लेना, मेरा उतना अच्छा नहीं बनता है, मुझे मालूम है। ठीक है। सो ये मेरा क्या है? I और ये क्या है? E। ब्लैक से क्या है? E। सो ये कॉस है, ये साइन है, कुछ बड़ा चीज नहीं, अपने साइन कॉस का हमने बस ग्राफ बना दिया है, कोई दिक्कत? एंड I इक्वल टू E बाई एक्स। I नॉट लिखो, I लिखना सही नहीं है बिकॉज फेज दोनों का अलग अलग है। I नॉट इक्वल टू E नॉट बाई एक्स, I इक्वल टू E बाई एक्स मत लिखो बिकॉज दोनों का फेज अलग अलग है, ठीक है। तो अगर हमने E बाई एक्स लिखा तो काट देना, I इक्वल टू E बाई एक्स मत लिखना, I नॉट इक्वल टू लिखना E नॉट बाई एक्स। एम आई क्लियर? ओके, सो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन करता है
हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस 5 ओम। वी हैव साइनसोइडल सोर्स, इट्स 100 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। मैं आपको डायरेक्ट दे दिया हूँ एक्स का वैल्यू ओम में दिया हूँ, क्वेश्चन से बचाने के लिए आपको ओमेगा दिया रहता है, सी दिया था, या आपको फाइंड 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन से आपको बस बचाया है, ये पूरी करवा देंगे। चलो, सो क्वेश्चन है फाइंड आई। ऑप्शन दे तो फटाफट करो, फाइंड आई। ऑप्शन दे दूंगा, टाइम पास है। हो गया। सो यहाँ पे इनोट क्या है 100 वोल्ट, एक्स से क्या है 5 ओम, रिएक्टेंस का यूनिट क्या है ओम। सो आई नोट क्या होगा इनोट बाय एक्स 20। सो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी 6 पाई टी प्लस पाई 3। यहां तक रुके हैं क्या? नहीं, बिकॉज कैपेसिटिव करंट लिट्स हम लोग देख चुके हैं, उसका फेज पाई बाय 2 से ज्यादा था। कैपेसिटिव करंट लिट्स so plus pi by 2, so that is 20 sin 6 pi t plus 5 pi by 6 ये होगा। Am I clear? Put out? नहीं, एक और कर लेते हैं, टाइम पास। एक और करते हैं, चलो आपको दे देते हैं 10। एक एसी सोर्स है of 200 volt, this is source of 200 volt and 1000 hertz. Its capacitance is 10 microfarad. Capacitance is 10 microfarad. Then question is, you have to find I as a function of time. ये question है, you have to find I as a function of time. फटाफट करो, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। You have to find current as a function of time. फटाफट कीजिए, find current as a function of time। हो गया? ओके, पहले निकालते हैं I नोट। I नोट क्या होगा इनोट बाय एक्स। और इनोट क्या 200 वोल्ट है? नहीं, मैं आपको बोल दिया हूं, जब भी सा दिया हुआ है आपको दिया था ERMS, अगर सिंपल दिया हुआ है so ERMS is 200 volt, that is E naught by root 2, so E naught will be equal to 200 root 2 volt। बहुत सिंपल थिंग है, बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। so E naught is 200 root 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई नोट क्या होगा, पहले एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 1000 हर्ट्ज, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई हर्ट्ज। दिमाग में एक्स ही घूम रहा है, दैट इज इक्वल टू 2000 पाई। 2000 pi, so Xc will be equal to 1 by 2000 pi, 10 microfarad है, that is 10 power minus 5 farad, so that is equal to 10 power 5 by 2000 pi, that is equal to क्या होगा ये बोलो 50। सही है क्या? 100 by 2 सही लग रहा है। so X से निकल गया, so I naught equal to E naught by X, that is equal to 200 root 2 into pi by 50, this much। so मेरा I naught निकल गया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। जब I naught निकल गया, so इक्वेशन ऑफ I will be I naught cos ओमेगा। जब क्वेश्चन था सिंपल साइन का फंक्शन दिया हुआ है, so I naught cos ओमेगा। जब आपको I naught पता है, ओमेगा पता है, सब कुछ पता है। Am I clear? कैलकुलेशन मिस्टेक बस देख लेना, एवरीथिंग इज ओके। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब इसमें एनर्जी लॉस क्या होगा? एनर्जी लॉस इन टाइम टी। इफ यू हैव प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, व्हाट विल बी एनर्जी लॉस इन टाइम टी? तो पावर क्या होता है? पावर G into I। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है,
तो हमने अप्लाई किया ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी, सो दैट इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, राइट। अब हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे मतलब नीचे डिवाइड करते हैं। ई नॉट और ये बचा 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, सो दिस ई नॉट आई नॉट बाई टी 2 और ये क्या बचेगा sin 2 ओमेगा टी, 2 sin टाइम टू कॉस sin 2 थीटा। सो मेरा पावर निकल गया। जब पावर ये है तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन साइकिल will be E naught I naught by 2, that is sin 2 omega t dt from time 1 cycle 0 to 2 pi by omega, right। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे फिर से आएगा माइनस cos 2 omega t, उसको वैल्यू रखोगे तो आएगा 0। आज ही हम लोग किया। सो पावर कंज्यूम्ड इन वन साइकिल, सॉरी एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन साइकिल इज 0। और साइकिल टाइम नॉर्मली बहुत छोटा होता है, अगर हम लाइन टेबल में बात करें तो देयर आर मेनी मल्टीपल साइकिल्स, सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय कैपेसिटिव सर्किट विल बी 0। बट तो अगर हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट बहुत सारा चैप्टर है, क्लास में खत्म हो जाएगा, कुछ है प्योरली इंडक्टिव सर्किट मींस सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है। मैं इसको एसी सोर्स से जोड़ दिया, फिर से मान ली मेरा E इक्वल टू है E नॉट साइन, इसका इंडक्टेंस कुछ L है, इधर कुछ करंट मान लेकिन I है। So if you apply Kirchhoff's law, E minus L di by dt equal to 0. हम करा चुके हैं हमारे में, right? Potential difference across inductor L di by dt, and if you move the direction of current, potential decreases by L di by dt. कर दिया। So what we got? E equal to L di by dt. So di by dt equal to E by L. That is equal to E naught by L sin omega t. So di equal to इंटीग्रेट कर देते हैं, that is equal to E naught by L sin omega t dt. So इंटीग्रेशन यहाँ से आएगा I, ये कंडीशन क्या होगा I, और ये आएगा E naught by L sin का इंटीग्रेशन माइनस cos omega t प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत? This E naught by omega L minus E naught by omega L cos omega t plus c। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ओके। अब ये c का वैल्यू क्या होगा? देखो सिमेट्री से अगर ये एक साइनसोइडल फंक्शन है मेरा E और इसके बाद सिमेट्रिक है, सो जो मेरा करंट भी आना चाहिए उसका सिमेट्रिक आना चाहिए। अगर मेरा E इसके जीरो के बाद सिमेट्रिक है तो सिमेट्री बोलता है करंट भी ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि जीरो के बाद सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर मेरा ये साइनसोइडल है तो करंट शुड आल्सो बी साइनसोइडल, ये एक्स्ट्रा वैल्यू तो कुछ नहीं आना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। अलग कुछ क्यों आएगा भाई? और ऐसे इसको हम दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम आपको I इक्वल टू I साइन ओमेगा टी देते हैं, वहाँ से डायरेक्ट T निकल जाता है। एनीवे, सो I ये हो गया, सो ये C का वैल्यू क्या होगा? 0, C 0 इधर नहीं। सो I इक्वल टू माइनस E नॉट बाई ओमेगा L cos ओमेगा T। It can be written as E नॉट बाई ओमेगा L sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। अरे sin पाई बाई 2 माइनस थीटा इज cos थीटा, इसमें sin माइनस पाई बाई 2 कैसे माइनस हट गया? माइनस sin, अच्छा चलो इसको माइनस अलग लगाएंगे, क्या भाई cos ओमेगा t sin पाई बाई 2 माइनस ओमेगा t और माइनस को अंदर खींच लेंगे, ये हो गया नहीं? मतलब इसमें करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। वोल्टेज sin ओमेगा t था तो करंट उससे पाई बाई 2 पीछे है। Now this quantity is called inductive reactance. This is called inductive reactance.
एक्सएल। सो एक्सएल इक्वल टू हो गया ओमेगा एल, राइट। एंड अगेन आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई एक्सएल। वहां पे था ई नॉट बाई एक्ससी, ये हो गया ई नॉट बाई एक्सएल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमको आई बनाना पड़ेगा, सो आई क्या है, इससे पाई बाई 2 लैग करता है। सो आई कुछ यहां से स्टार्ट होगा। आप अच्छे से बनाओगे ऐसा कुछ। ये क्या है मेरा आई, और ब्लैक में क्या है ई। कोई दिक्कत, आप बना सकते हो। सो इसमें करंट लैग कर रहा है, इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है। अब इतना याद करने जरूरत नहीं, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, आसानी से आप कर सकते हो। कोई डाउट है? फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज ओमेगा एल, लेकिन इस ओमेगा डिपेंडेंट, यहाँ पे ओमेगा बढ़ने से रिएक्टेंस बढ़ेगा। कैपेसिटर में ओमेगा बढ़ने से रिएक्टेंस घटता था, इसमें रिएक्टेंस बढ़ेगा, राइट। अब आगे चलते हैं। अब इसका बनाते हैं फेजर डायग्राम, इसका बनाते हैं फेजर डायग्राम। ऐसा बनेगा, ये मेरा ई है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है ई नॉट। आई इससे पाई बाई 2 पीछे, तो ये है मेरा क्लियर। ये मेरा आई है, ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा। और नेगेटिव है बिकॉज नीचे है, इसलिए माइनस का बाई 2 माइनस नेगेटिव से होगा। और ये हमारा आई, कोई दिक्कत नहीं। सो ये था प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इस पर ये क्वेश्चन करते हैं, टाइम पास है, टाइम पास। या प्योरली इंडक्टिव सर्किट। Reactance, let's assume 10, right here. And here E is something 200 sin 100 pi t plus sin 100 pi t plus pi by 6. Okay, सबसे पहला क्वेश्चन है find inductance of inductor. Find inductance. Find inductance. फटाफट करो, फटाफट। You have to find inductance of inductor. Find inductance. हो गया सिंपल। XL equal to omega L. You have been given XL is 10 ohm and omega कितना है? It's 100 pi. So L equal to 10 by 100 pi. This is the answer. This much handling. Clear? Next है, you have to write I as a function of time. Find I as a function of time. You have to find current through inductor as a function of time. फटाफट फटाफट। हो गया? क्या हो गया? I naught, E naught by XL. It's a E naught by XL, so E naught is 200, XL is 10, so it's a 20 ampere. I naught. So I equal to I naught sin
100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 और ये पाई बाई 2 से लैग का इसलिए माइनस कर दिया। एम आई क्लियर? डाउट? नहीं? नेक्स्ट, व्हाट विल पावर कंज्यूम्ड इन प्योर एनर्जी कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। आप बिल्कुल सेम मेथड से करना, ये भी जीरो आएगा। ये आपका होमवर्क है, प्रूव कर लेना। एनर्जी कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इन वन साइकिल। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय प्योरली इंडक्टिव सर्किट in one cycle is 0. It will be 0. क्लियर? क्या प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल सेम रहेगा। सो अभी तक मेरा प्योरली कैपेसिटिव था, प्योरली इंडक्टिव था, प्योरली रेसिस्टिव था, बट अब तो सर है कि हमको सर्किट में एक ही एलिमेंट हो, और इनफैक्ट जो हम लोग मानते हैं प्योरली इंडक्टिव, सो हर इंडक्टर का कुछ ना कुछ रिएक्टेंस तो होता ही है, मतलब प्रैक्टिकली भी कुछ प्योरली इंडक्टिव होता नहीं है। अब मान लें कॉम्बिनेशन हो, आपका R और C हो, R और L हो, तो क्या करेंगे? L C R तीनों इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, तो क्या करेंगे? इसका सिंपल तरीका है, हम लोग यूज करेंगे फेजर डायग्राम। उसमें क्या करना है, हमारे पास 3 रिएक्टेंस था ना, एक रेसिस्टेंस था वो यहाँ पे, ठीक है, वो रेसिस्टेंस इसी पे है। अब जो मेरा एक्स नेक्स्ट क्या है, एक्सएल, एक्सएल ये है, ये पाई बाई 2 नीचे, ये है मेरा एक्सएल, ठीक है, और ये है मेरा एक्सी, ये पाई बाई 2 आ गया। एक्सी प्राइम लीड कर रहा था, इसलिए एक्सी को हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। ये फिर ये मेरा ये है। अदरवाइज मैं आपको बोलता हूँ, मैं फिर से अगले क्लास में बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड, जो कि बोर्ड में आपको यूज नहीं करना है, कंप्यूटर में यूज करना है, उसमें कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल फटाफट वगैरह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक आता है निकालना, आर्गुमेंट एंड मैग्नीट्यूड, और कुछ भी नहीं याद करना है। बट अभी हम लोग समझते हैं बोर्ड में क्या करना है। ये मेरा रेसिस्टर है, ये मेरा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इसलिए हम एक्सी को 90 ऊपर दिखाए हैं, और यहाँ पे करंट लैग करता है, इसलिए हम 90 नीचे दिखाए। अब क्या करना है, जब आपके पास सर्किट में कॉम्बिनेशन दिया है, तो हम निकालेंगे इफेक्टिव इंपीडेंस यूजिंग फेजर डायग्राम। इसको हम जेड निकालेंगे फेजर डायग्राम से, और आई नोट हो जाएगा मेरा ई नोट बाई जेड। आई नोट क्या हो जाएगा, ई नोट बाई जेड। आई नोट हो जाएगा ई नोट बाई जेड, और जो जेड का फेज होगा वही आई का फेज होगा। फेज ऑफ आई विल बी डिटरमाइंड बाय फेजर डायग्राम ऑफ जेड। जेड का जो इंपीडेंस का जो फेज होगा वो आई का फेज होगा। एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल हम लोग सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर एंड कैपेसिटर, आपको समझ में आएगा। सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर एंड कैपेसिटर। हमारे पास एक सर्किट में रेसिस्टर है एंड कैपेसिटर है। सिंपल लेते हैं, ये मेरा R है, ये C। एक्साइटेड इसी को सबमिट ओके। हम इसका बनाते हैं फेजर डायग्राम, ठीक है। सो एक्सी कहां है, ये मेरा एक्सी है, और ये मेरा आर है।
सो अगर आप भागते हैं तो इसको ऐड करेंगे दोनों को तो क्या आएगा, नेट इंपीडेंस क्या आएगा। हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लिया, आप लोगों को पता है वेक्टर ऐड करना आता है, ये मेरा इंपीडेंस है, ये आपको आता है ना। मतलब हम रियल में ये सब रेसिस्टर या रिएक्टेंस सब स्केलर है, बट हम नेट इंपीडेंस निकालने के लिए यूज कर रहे हैं वेक्टर। ये कहां से आता है आपको हम वेब में प्रूव कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आता है, क्या मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे नेट रिएक्टेंस इंपीडेंस निकालने के लिए वेक्टर यूज किया, तो जेड मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो आएगा फाई, यही करंट का फेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज। यहाँ पे करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है। अरे आर और ई तो सेम फेज में है ना, हमने आर से मेरा जेड का फेज है, और आर और ई तो हमेशा सेम फेज में होगा। जो मेरा ई का फेज है वही आर का फेज है। सो आर के साथ फाई है, मतलब ई के साथ फाई है। सो अगर यहाँ पे लिखेंगे तो टेन फाई क्या आएगा, टेन फाई इक्वल टू आएगा एक्सी बाई आर। सो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सी बाई आर। सो आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई जेड। एक्सी आपको पता है यहाँ पे 1 बाई ओमेगा सी, सो दैट विल बी ई नोट बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ आई क्या होगा, equation of I will be I naught, that is E naught by under root R square plus XC square sin omega t plus phi, because ऊपर है and phi का वैल्यू हमको पता है। Am I clear? इसमें किसी कोई डाउट है? ठीक से देखो, नहीं, बस बहुत ही आसान है। हमने इंपीडेंस ट्रायंगल बनाया, वेक्टर ट्रायंगल बनाया इंपीडेंस के लिए, इफेक्टिव इंपीडेंस निकाल लिया, और उसका आर के साथ जो फेज डिफरेंस है वही यहाँ पे होगा, आर और ई हमेशा सेम फेज में है, तो आई का ई के साथ वही फेज डिफरेंस होगा जो आर का जेड के साथ, राइट। सो प्लस प्लस आ गया, सिंपल कैपेसिटिव करंट लीड करता है, इसमें कोई फेज चेंज होता नहीं, और ये लीड करवाता है, इसलिए लीड भी हम ही कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब बताओ इसमें क्या है, सब कुछ रिपीट करेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ रिएक्टेंस, ताकि आपका काम आसान हो कैलकुलेशन से बचाने के लिए। ठीक है, then you have to find I as a function of t। ये निकाल, you have to find I as a function of t, find IT। ये क्वेश्चन है, आपको हमने कहा दे दिया है कि AC सोर्स है, उसका इक्वेशन दे दिया है, सर्किट है, you have to find I as a function of t। हो गया सिंपल। सबसे पहले हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। यहाँ पे ई नोट क्या है, हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। पर फेजर डायग्राम में आर मेरा यहाँ है, ठीक है, एक्सी ऊपर जाता है, एक्सी दिया हुआ है कितना 3 ओम, ये कितना है 4 ओम, तो जेड कितना होगा, ये मेरा इंपीडेंस होगा, आपको पता है ये हो जाएगा 5, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज दिस एंगल 5, so tan phi equal to 3/4, so phi is 37 डिग्री। मैं क्लियर, तो जब फाई निकल गया तो वो फाई के रेसिस्टेंस से ज्यादा मतलब आगे लीड कर रहा है। सो आई क्या होगा, आई पहले निकालते हैं, आई नोट इक्वल टू ई नोट बाई जेड दैट इज इक्वल टू 200/5 40 एम्पियर। सो आई इक्वल टू आई नोट साइन 100πt प्लस 60 प्लस 37, बिकॉज यहाँ पे लीड कर रहा है, फेज ज्यादा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव। Am I clear? So, अब लेते हैं सर्किट करंट, रेसिस्टर एंड इंडक्टर।
रेसिस्टर एंड इंडक्टर। हो गया, लगभग चीज मैंने खत्म कर दिया, बहुत चीज़ों को पढ़ना है, आप आराम से देख सकते हैं। सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर एंड इंडक्टर। हमारे पास एक रेसिस्टर है और एक इंडक्टर है, यहाँ पे एसी सोर्स E इक्वल टू, फिर से इनोड साइन लगाते हैं, ये R है और ये एक्सल है। अब जब इसका फिगर डायग्राम बनाएंगे तो मेरा ये R है और एक्सल को नीचे रखना है, आपको बताया था, बिकॉज करंट वहाँ पे लैग करता है, कि आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, राइट, क्यों लैग करता है, तो नीचे है। सो अब हमको जब इम्पीडेंस निकालना है तो हम वेक्टर सम करते हैं, तो हेड टेल, इसका एक्सल का टेल है, ये मेरा जेड है और ये मेरा फाई है, राइट। सो अगेन टेल फाई इक्वल टू एक्सल बाय आर। अब ये किधर आ गया, नेगेटिव में, मतलब रेसिस्टेंस में जो फेज है उसमें फाई हमको माइनस करना पड़ेगा, मींस आई का जो फेज होगा वो ई के फेज में फाई माइनस करना पड़ेगा। सो आई नॉट इज ई नॉट बाय जेड, आई नॉट इज ई नॉट बाय जेड, सो आई इक्वल टू आई नॉट एंड व्हाट इज जेड, Z will be under root R squared plus XL squared, right? So it will be E naught by under root R squared plus XL squared sin omega t minus phi। Why phi minus? आपको देखो एंगल phi जो है निगेटिव साइड में है, मीन्स वो phi से लैग कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस किया। Am I clear? Okay? इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल सेम टाइम पास। Okay, you have to find I as a function of time. Find IT. ये क्वेश्चन फटाफट करो। You have to find I as a function of time. हो गया? ओके, चलो पहले बनाते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। रेसिस्टेंस कहाँ पे है? 3, इसको हमने 3 लिया। रिएक्टेंस इसमें ये होता है नीचे, इंडक्टिव रिएक्टेंस 4। सो हमें ऐड करना है, हमने यहाँ पे लाया, सब कुछ रिपीट है भाई, याद हो गया अब तो। कितना होगा? 53। इतना आपको 10 टाइप कर दो 50, 4/3 थीटा इज 53। So IT, so I naught equal to E naught by Z, that is 100/5, 20 ampere. So I equal to I naught cos omega t minus 53। अब डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर साइन लिखना है तो ये लिख सकते हो, तो जो मन है साइन ओमेगा टी प्लस π/2 माइनस 53, जो आपको लिखना है। Am I clear? विदाउट ये जो आपको निकला इसका एंगल रेसिस्टेंस से निकला, मतलब और रेसिस्टेंस और ई का फेज सेम है, तो ई के फेज से 53 कम होगा, दैट्स इट। क्लियर? ओके, अब एक कर लेते हैं सर्किट कंटेनिंग रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कुछ भी नहीं है, बस आज इस पे यहीं पे एंड करेंगे, अगले क्लास में ऐसे कंटिन्यू करेंगे और श्योर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। So circuit containing resistor, inductor and capacitor, resistor, capacitor and inductor कर लेते हैं।
resistor, capacitor and inductor. So in a circuit we have resistor, capacitor and inductor. ये तीनों है. RCL यहाँ पर नॉइज है, बगल में डोर है. अब मान लेते हैं E इक्वल टू है इनोट साइन ओमेगा टी. ये मेरा E इनोट साइन ओमेगा टी RCL. ठीक. अब अगर हमको निकालना है इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाता है, पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हैं. R कहाँ पे है? ये मान लिए XC और इसका रिएक्टेंस है XL. ये तो R है. सो R यहाँ है. XC कैपेसिटिव करंट लीड्स, ये XC और ये XC. राइट. अब हमको अगर इस तीनों का सम करना है तो आपको सिंपल आता है वेक्टर में, ये दोनों अपोजिट है तो इसका नेट यहाँ पे डाल दें XC माइनस XL और ये R. तो ये So Z equal to under root R square plus XC minus XL. अगर ये phi है so tan phi equal to XC minus XL by R. अपना if XC will be less than XL, so tan phi will be negative. So phi will be less than 0. Right? अगर XC बड़ा है, अगर if XC greater than XL, then tan phi will be positive, so phi will be greater than 0. तो डिपेंड करता है XC XL में कौन बड़ा है, तो उसके हिसाब से phi पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, अपने आप जाएगा करेगा. हमने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी. tan phi equal to XC minus XL by R. So I equal to क्या होगा? I equal to E naught by Z sin omega t plus phi. That's it. Phi equal to tan inverse XC minus XL by R. हमने प्लस क्यों दिया? बिकॉज हमने phi लिया, इसके ऊपर XC minus XL लिखा है. अब phi can be negative if XC is less than XL. Z हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे Z ही हो गया. Am I clear? इस पे हम लोग और डिटेल फ्रिक्शनल रेजोनेंस वगैरह इसका ग्राफ बनाएंगे. ये हम लोग अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे. मैंने आपको मैक्सिमम बेसिक पढ़ा दिया, तो इसका जस्ट थोड़ा सा एप्लीकेशन और पावर पढ़ाएंगे. ट्रांसफार्मर ये चैप्टर खत्म, नेक्स्ट क्लास में श्योर खत्म हो जाएगा. ठीक है, आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ. बाय बाय.